आज हम संवैधानिक उपचार के बारे में पढ़ेंगे, विशेष करके मूल हथियारों का संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचारों का हथियार है, यहां होता क्या लिखना चाहिए था, मूल हथियारों का संवैधानिक उपचार। मूलाधिकार का संवैधानिक उपचार। अब देखिए यहां पर दो प्रकार के उपचार होगा, अर्थात उपचार का मतलब कोई जब प्रॉब्लम होगी तभी उसकी समस्या का सॉल्व किया जाता है, उसी को उपचार कहा जाता है सामान्यतः। तो जैसे एक तो होगा मूल हथियारों का हनन किया जाए, कोई बलपूर्वक आपके मूल हथियार का हनन करता है या कानून पूर्वक बलपूर्वक किसी भी विधि से आपके मूल हथियार का हनन करता है। ये तो प्राइवेट पार्ट हो गया, सरकारी पार्ट दोनों हो गया। तो दूसरा होता है सरकार जो होती है वह भी मूल हथियारों पर प्रतिबंध लगाती है। कहां कहां प्रतिबंध लगाती है उसके बारे में आर्टिकल वाइज हम पढ़ेंगे। दो प्रकार के उपचार होंगे, एक तो सरकार कहां कहां प्रतिबंध लगाती है उसको हम पढ़ेंगे, और दूसरा जब मूल हथियार का हनन होता है, बाहुबली लोग, हथियारी लोग या अन्य किसी प्रकार के लोग हमारे हथियारों का हनन करते हैं, या सरकार जब स्वयं हनन करती है तो उसकी व्यवस्था कैसी होती है इसके बारे में यहां पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 32 क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है आर्टिकल है। आर्टिकल 32 के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है यह संविधान का क्या है, हार्ट है, हृदय है। आर्टिकल 32 के बारे में भीमराव अंबेडकर ने कहा है संविधान का हृदय है, संविधान का हृदय है, संविधान का हृदय है या आत्मा है, या आत्मा है। या किसके अनुसार, भीमराव अंबेडकर के अनुसार, भीमराव अंबेडकर के अनुसार, भीमराव अंबेडकर के अनुसार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार। उसके बाद उन्होंने इसको माना है आर्टिकल 32 को। वैसे सामान्यता प्रस्तावना को माना जाता है। सामान्यता क्या होता है, प्रस्तावना को, प्रस्तावना को, प्रस्तावना, सामान्यता क्या होता है, प्रस्तावना को, प्रस्तावना को क्या माना जाता है, संविधान का आत्मा माना जाता है, संविधान का आत्मा माना जाता है प्रस्तावना को। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, संविधान का आत्मा माना जाता है। आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय आत्मा किसके अनुसार माना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार माना जाता है। संविधान का आत्मा प्रस्तावना को किसने कहा है, डॉक्टर भार्गव ने कहा है, डॉक्टर भार्गव ने कहा है। परीक्षा में आ सकता है कौन कहा से, नॉर्मली परीक्षा में अगर नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाएगा संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, प्रस्तावना है तो प्रस्तावना को नॉर्मली माना जाता है, नाम के अनुसार पूछा जाता है तो प्रस्तावना को किसने कहा है, डॉक्टर भार्गव ने कहा है। और भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय आत्मा, मिडिल पार्ट कुछ भी हो कहा है। इसका इतिहास हो। अब हम आगे देखेंगे आर्टिकल 32 है क्या। आर्टिकल 32 है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त, ध्यान से देखिए, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। जब आप पढ़ेंगे मूल संविधान में आर्टिकल 32 तो यही लाइन आपको मिलेगी, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है, आपके जब अधिकारों का क्या होता है, हनन होता है, तो आप उसके लिए जाते कहां, और उसके लिए
मतलब कि मूल अधिकार के बारे में कौन नियम बनाता है, कौन उसको निर्देशित करता है, कौन अधिक कर सकता है, कौन कम कर सकता है। इसमें क्या है, 4 पॉइंट के माध्यम से समझाया गया है। कितने पॉइंट? पहला पॉइंट है पॉइंट नंबर 1 है, यदि आपके संविधान का हनन, आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो इसके लिए आपको 2 स्थान पर जाना, 2 स्थान पर जाना। एक सुप्रीम कोर्ट होता है और एक हाई कोर्ट होता है। कौन होता है? फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। और सेकेंड क्या होता है? हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है। तो आप दोनों में अपील दायर कर सकते हैं। फर्स्ट प्रियोरिटी क्या है आपको? सुप्रीम कोर्ट है। और सेकेंड प्रियोरिटी क्या है? हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अनुसार आप जाएंगे। आर्टिकल 32 के अनुसार जाना होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आर्टिकल 226 226 के तहत आप कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे। तो हाई कोर्ट का एरिया कम होता है, सुप्रीम कोर्ट का एरिया पूरा, अर्थात सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया भर में लागू कर सकता है। हाई कोर्ट का एक निश्चित एरिया होता है, उसमें होता है। दोनों क्या होते हैं? आदेशित कर सकते हैं। हाई कोर्ट थोड़ा जो होता है मीडियम क्लास के लोगों के लिए सस्ता पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट थोड़ा क्या होता है? महंगा पड़ता है। आर्थिक दृष्टि से भी क्या होता है? वो मायने रखता है। तो क्या हो गया? पॉइंट 1 हो गया, दोनों में हम जा सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये हुआ दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या कर सकता है? आदेश या निर्देश जारी करता है। 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 जो इस संबंध में आदेश या निर्देश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी करता है उसे रिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिट्स कहते हैं। आदेश या जो निर्देश होता है उसे क्या कहते हैं? रिट्स कहते हैं। रिट्स होता है। रिट्स क्या होता है? रिट्स होता है। और यह रिट्स जो होता है क्या होता है? 5 प्रकार का होता है। रिट्स कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। पहला जो होता है, यहां लिखते हैं, रिट्स क्या होता है? 5 प्रकार का होता है। दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। 5 प्रकार का रिट्स होता है। वो क्या होता है? नंबर 1 क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा होता है परमादेश। परमादेश। तीसरा होता है प्रतिषेध। चौथा होता है उत्प्रेषण। 5वां होता है अधिकार परीक्षा। 5वां होता है अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के रिट्स होते हैं जिसको हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। पर इसके 4 पॉइंट को पूरा करें। तीसरा पॉइंट क्या हुआ? 2 हो गया। तीसरा देखिए क्या है? तीसरा पॉइंट है संसद क्या कर सकती है? संसद जो होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा अन्य किसी न्यायालय को यह पावर दे सकता है। क्या कर सकता है?
मूल अधिकार के उपचार का पावर दे सकता है। संसद, ध्यान दीजिएगा, संसद संसद जो है, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को पावर दिया गया है, वह अन्य अदालतों को भी दे सकता है। अन्य अदालतों को दे सकता है, दे सकता है। ऐसा नहीं है कि अन्य अदालतों को दे देगा तो इनका पावर कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इनका पावर वगैरह कम नहीं होगा। वो क्या कर सकता है, दे सकता है। संसद को यह पावर है, अन्य अदालतों को निर्णय करने का नियम बना सकता है, दे सकता है पावर। यह क्या है, संसद को अधिकार है। इनके पावर कम नहीं होंगे, पावर वही रहेंगे। चौथा क्या है, चौथा ये है, जब तक संविधान में कहीं लिखा न गया हो कि मूल अधिकार में परिवर्तन किया जाएगा, तब तक आप परिवर्तित नहीं कर सकते, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक संविधान में लिखा ना गया हो, संविधान में कहीं वर्णन ना किया गया हो, कहीं वर्णन या लिखा ना हो, तब तक आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, जो संसद करती है, जो संसद भी क्या करती है, मूल अधिकार में परिवर्तन करती है, तो संविधान के मैटर को लेकर के ही करती है। कहती है कि फला आर्टिकल में लिखा गया है कि आप इसमें परिवर्तित कर सकते हैं, तभी उस पर संसद भी नियम बनाती है, नहीं तो नियम नहीं बनाती है। तो जब तक संविधान में, ध्यान दीजिएगा, जब तक संविधान में कहीं वर्णन ना किया गया हो, तब तक आप क्या कर सकते हैं, संविधान में मूल अधिकार में क्या कर सकते हैं, आप परिवर्तन नहीं कर सकते। यही क्या है, इसके 4 पॉइंट। अब हम क्रमशः आगे रिट के बारे में अध्ययन करेंगे। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण अधिकार परीक्षकों को डिटेल से अध्ययन करेंगे। अब हम बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण का इंग्लिश वर्ड है हैबियस कार्पस। अब यह देखेंगे कि यह कब लागू होता है और किसके विरुद्ध लागू होता है, कब लागू होता है और किसके विरुद्ध लागू होता है। ध्यान दीजिए, कब लागू होता है, यह जब हम एकदम नॉर्मल एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जब हमारा प्रतिद्वंदी अर्थात दुश्मन या कहीं हमसे कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है तो वहाँ FIR होता है। FIR कहाँ होता है, थाने में होता है, पुलिस चौकी में होता है। तो क्या होता है, जब हमारे विरुद्ध एप्लीकेशन दिया जाता है तो क्या होता है, गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने का यह नियम है कि 24 घंटा के अंदर पुलिस क्या करेगी, आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगी। क्या करेगी, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगी। उसके बाद जो भी निर्णय होगा, मजिस्ट्रेट क्या करता है वो वही अब जानेगा, उसके निर्णय के बाद जो होगा होगा। लेकिन पुलिस का काम है 24 घंटे के अंदर आपको उसके सामने प्रस्तुत करेगी। तो एक परिस्थिति ये बनती है कि जब पुलिस विभाग आपको गिरफ्तार करता है। कौन गिरफ्तार करता है, पुलिस विभाग जब आपको गिरफ्तार करता है, पुलिस विभाग, ध्यान दीजिएगा, पुलिस विभाग जब गिरफ्तार करता है तो 24 घंटे के भीतर, ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना पड़ता है। अगर नहीं किया तो सम्मुख ना किया गया हो, सम्मुख ना किया गया हो। अगर सम्मुख कर दिया गया तो जो भी निर्णय होगा वो मान्य होगा।
लेकिन अगर ना करे, प्रस्तुत ना करे, तो आप क्या करेंगे? आप तो जेल के अंदर हैं, जैसे हमारे विरुद्ध हुआ, हम तो जेल के अंदर है, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे मित्र लोग हैं, तब उनको क्या करना चाहिए? वे सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है और हाई कोर्ट में भी इस याचिका दायर हो सकती है। तो हम कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या हाई कोर्ट जाएंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या हाई कोर्ट जाएंगे, तो वहाँ याचिका दायर करेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेगा? तुरंत रिट जारी करेगा। और जो रिट जारी करेगा वो क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। इसी रिट को क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने सशरीर उपस्थित किया जाए। मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण का होता है एकदम शरीर सहित या सशरीर क्या हो? प्रस्तुत किया जाए। और पुलिस विभाग वालों को प्रस्तुत करना पड़ता है, तब उनकी मजबूरी हो जाती है और क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। दूसरा रीजन तो पहला रीजन हुआ। रीजन को ध्यान से समझिए आप, पहला रीजन हुआ। लेकिन पुलिस के अलावा आपको कोई और भी तो बैठा सकता है। मानी बात है कि पुलिस ही आपको बैठाए। मान लीजिए आप अपराध करते हैं, FIR होता है, मान लीजिए आपको कोई अवैध रूप से बंधक बना लिया, कोई व्यक्ति आपको अवैध रूप से क्या करे? अवैध रूप से। वो व्यक्ति भी हो सकता है, सार्वजनिक प्राधिकरण हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, व्यक्ति भी हो सकता है। और कौन हो सकता है? NGO हो सकता है, संस्था या संगठन हो सकता है। ठीक है, संस्था या संगठन हो सकता है। कोई भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई भी हो सकता है आपको अवैध रूप से बंधक बना ले। जब अवैध रूप से बंधक बना ले तो भी क्या होता है? लोग क्या करते हैं? कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, चाहे हाई कोर्ट का खटखटाएं या सुप्रीम कोर्ट का खटखटाएं। अब यहाँ तो थोड़ा समझ लेते हैं कि कब हाई कोर्ट का खटखटाएं दरवाज़ा या कब सुप्रीम कोर्ट का। तो अब यहाँ खर्चीला भी होता है। अगर हमारा काम हाई कोर्ट से चल जाता है तो हम हाई कोर्ट ही जाएंगे। मान लीजिए जब देखते हैं कि कोई बहुत पावरफुल लगता है या उसकी पहुंच वहाँ अंदर तक है, उसको निर्णय लेने में, देने में, या कोई वकील को ही परचेज कर ले रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अगर हाई कोर्ट से मेरा मामला सुलझ जा रहा है तो पहले हाई कोर्ट ही जाते हैं। तो क्या होता है? अवैध बंधक आप बनाया गया है तो आप वहाँ जाएंगे और वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करेगा और आपको या जो भी व्यक्ति या संस्था आपको बंधक बनाया रहेगा उसको उपस्थित करना होता है। अब इसको फिर से एक बार देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि कब लागू होगा या कब बंदी प्रत्यक्षीकरण कोर्ट जारी करेगा, या बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी कराने के लिए हमें कब जाना पड़ेगा। जब आपको पुलिस किसी मामले में पुलिस गिरफ्तार करे और 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत ना करे, तब क्या होगा? आप सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे? तब आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी करेगा। उसके बाद पुलिस वाले को आपको मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित ही करना पड़ेगा, कोर्ट के सामने उपस्थित ही करना पड़ेगा। दूसरा रीजन है अवैध रूप से आपको बंधक बनाया जाए। अवैध रूप से आपको बंधक बनाया जाए तो तब भी आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे।
उसके बाद क्या करेगा, वो ऋण जारी करेगा और आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जहाँ से आदेश होगा वहाँ जो भी व्यक्ति आपको बंधक बनाया रहेगा आपको हाजिर करना पड़ेगा। अब फिर से इसे पुनः एक बात समझते हैं, कब लागू होता है। 2 रीजन से लागू होता है, आपको अवैध बंधक बनाया गया हो या पुलिस गिरफ्तार की हो और मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत ना करती हो। ध्यान दीजिए। और किसके विरुद्ध लागू होता है ये भी देखिए, पुलिस विभाग के विरुद्ध, सार्वजनिक व्यक्ति, एनजीओ, संस्था, संगठन या जो भी आपको अवैध रूप से गिरफ्तार किए हो उसके विरुद्ध लागू होगा। मेन पॉइंट यहाँ ये आता है कि कब कब नहीं लागू होगा। ध्यान दीजिएगा, मेन पॉइंट यहाँ आता है किसके विरुद्ध नहीं लागू होगा, किसके विरुद्ध नहीं लागू होगा। ध्यान दीजिएगा, कब कब नहीं लागू होगा। विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल या न्यायालय, विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना, और कब, न्यायालय द्वारा दंडित या हिरासत कानून सम्मत। ध्यान दीजिएगा कि आप विधानमंडल, विधान परिषद और आप यहाँ भी कह लीजिए या संसद, संसद या विधानमंडल, संसद में लोकसभा या राज्यसभा, विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद और न्यायालय, जब न्यायालय की अवमानना हुई हो तो भी आप रिट आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। इनके विरुद्ध, संसद और विधानमंडल के विरुद्ध नहीं एक्सेप्ट होगा। और जब न्यायालय द्वारा आपको दंड सुनाया गया हो, अवमानना तो हो ही, यहाँ अवमानना में भी ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में क्वेश्चन यहीं से बनता है, हार्ड क्वेश्चन यहीं से बनता है, इसलिए आप एकदम ध्यान से देखिएगा। संसद हो गया, विधानमंडल हो गया, न्यायालय की अवमानना, और न्यायालय द्वारा दंडित किए जाने पर भी, न्यायालय द्वारा दंडित किए जाने पर भी, जब न्यायालय क्या करता है, दंड सुनाता है 10 साल, 15 साल, 20 साल की, तो उस समय आप दंडित किए जाते हैं, आपको हिरासत में लिया जाता है, तो उस समय क्या कर सकते हैं, आप रिट दायर नहीं कर सकते हैं। जाएंगे तो कोर्ट क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ध्यान से आप यहाँ देखिएगा कब लागू होता है और किसके विरुद्ध लागू होता है। पहला कब लागू होता है, दूसरा किसके विरुद्ध लागू होता है, तीसरा कब नहीं लागू होता है। तीनों पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा, तो परीक्षा में क्वेश्चन फंसेगा नहीं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहीं से क्वेश्चन उठाता है। अब दूसरी रिट हम पढ़ेंगे। पहली रिट हुई, 5 रिटें हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहले हुआ, दूसरा हुआ परमादेश। क्या हुआ, परमादेश, मैंडेमस हुआ इंग्लिश वर्ड परमादेश। परमादेश का मतलब ही होता है कि परम आदेश, एकदम फुल पावर। अब इसको भी देखिए कि पहले रीजन देखिए, आप रीजन देखिए कब लागू होता है और किसके विरुद्ध लागू होता है, कब लागू होता है, क्या क्या रीजन होते हैं लागू होता है, किसके विरुद्ध लागू होता है, किसके विरुद्ध नहीं लागू होता है। इसलिए मैंने 3 पॉइंट में बांटा है, इससे इसमें भी 3 पॉइंट में बांटा है, नहीं तो उसमें पूरा खिचड़ी हो जाता है, बच्चे समझ नहीं पाते। इसलिए ध्यान से देखिएगा, कब लागू होगा यह भी मैंने आपको समझाया, किसके विरुद्ध लागू होगा यह भी समझाया, कब नहीं लागू होता हो सेम टू सेम इसमें भी हुई, कब लागू होगा। परमादेश क्या होता है, कब लागू होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी मूलतः 2 ही पॉइंट के अंतर्गत पढ़ेंगे। पहला, जब अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध लागू होता है। कब, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय जो छोटे न्यायालय होते हैं, जब अपने अधिकार के अंतर्गत दोनों रूप में लागू, जैसे उनका जो अधिकार होता है
एक अधिकार क्षेत्र होता है, एक अधिकार क्षेत्र के बाहर होता है। जैसे मान लीजिए मैंने अधीनस्थ न्यायालय में कोई याचिका दायर किया और वह अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत आता है और कार्य नहीं करता है, वो आदेश नहीं कहता है और कहता है हमारे अंदर नहीं आता, मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, तो भी हम क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट या क्या करेंगे, या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, परमादेश जारी करेगा और अधीनस्थ न्यायालय को यह बोलेगा कि जब आपके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत था, जब आपके अधिकार के अंतर्गत था तो आपने इस रिट को क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं पढ़ा, क्यों इसको संज्ञान में नहीं लिया और क्यों इस पर आदेश नहीं दिया। ये तो इसके अंदर का मामला हुआ। अब बाहर का मामला हुआ, जैसे जब अधीनस्थ न्यायालय क्या करेगा, जो इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है उसकी भी सुनवाई करेगा, उसमें भी आदेश दे देगा। उसमें भी आदेश देगा तो क्या होता है, तो भी हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाते हैं तो क्या होता है, तो भी वहाँ परमादेश जारी होता है, या तो आपके अधिकार के अंतर्गत था ही नहीं, आपके अधिकार के अंतर्गत था ही नहीं तो आपने क्यों आदेश दिया, तो उसको निरस्त किया जाता है और वह फिर अगली कोर्ट में जाता है तो फिर वहाँ उसका निर्णय होता है। अब यहाँ भी हो सकता है, जैसे हाई कोर्ट में कोई निर्णय हुआ, हाई कोर्ट अगर निर्णय देता है, हाई कोर्ट अगर वो निर्णय क्या करता है, देता है और उसके अधिकार के अंतर्गत नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट भागेंगे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से कहेगा कि आपने क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ, जो क्या हुआ, आप वह निर्णय दे दिए, आपके अधिकार में था ही नहीं, क्यों निर्णय दे दिए, तो उसको रद्द होता है, रद्द किया जाता है, उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट देखता है। अभी यहाँ ही मामला आया को हाई कोर्ट, जैसे मुझे रिट जारी कराना होगा तो पहले हम हाई कोर्ट जाएंगे, मान लीजिए जिला अदालतों का हाई कोर्ट जाएंगे, तो हाई कोर्ट को आदेश है कि परमादेश लागू कर सकता है, क्या करेगा, परमादेश लागू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। तो जब व्यक्ति जो होगा सुप्रीम कोर्ट जाएगा आदेश जारी कराने, सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कराने जाएगा, तो एक बार सुप्रीम कोर्ट पूछेगा क्या आप हाई कोर्ट गए थे कि नहीं गए थे, या पूछेगा, आपको वहाँ रीजन आपको वकील को देना पड़ेगा। अगर आप नहीं गए तो क्यों नहीं गए, वो तो जारी करेगा ही, आपको रीजन देना पड़ेगा, क्योंकि वह हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। और सुप्रीम कोर्ट का मतलब समय बर्बाद करना होता है, जब आपको न्याय आपके एकदम नज़दीक से मिल रहा है तो आप बाहर क्यों जा रहे हैं, तो रीजन देना होता है। इसीलिए क्या होता है, जब अधीनस्थ न्यायालय के अधिकार के अंतर्गत जो आए वो भी न काम करे या अधिकार के बाहर का काम कर दे, दोनों मामले में। उसी प्रकार अधिकारियों का मामला होता है, जब अधिकारी कोई भी काम जब उसके अधिकार के अंतर्गत होता है और वो उस कार्य को नहीं करता है, या अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर काम करे या उसके अंदर का काम ना करे, उसके अंदर वो नहीं करेगा, कहता है मैं नहीं करूँगा, तो व्यक्ति क्या करता है, जाता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद वहाँ से परमादेश लागू होता है और कहता है कि आप इस कार्य को करिए, उसके अधिकार के अंतर्गत आता है करिए, अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है तो आदेश देता आपने इसको क्यों कर दिया, तो उस पर क्या होता है, एक्शन लेता है। तो ध्यान से देखिए कब लागू होता है, 2 पॉइंट में मैंने इसको समझा दिया, ठीक है, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध, और जब अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर या बाहर का काम देखें गलत तरीके से तो। अब ध्यान से देखिए किसके विरुद्ध लागू होता है, मैंने 3 पॉइंट बताया, कब लागू होता है, किसके विरुद्ध लागू होता है, सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध, अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध, सरकार के खिलाफ भी लागू होता है, व्यक्ति एनजीओ संस्था, व्यक्ति एनजीओ संस्था के खिलाफ तब लागू होगा जब उन्हें सार्वजनिक जिम्मेदारी दी गई हो,
सरकार या न्यायालय द्वारा सार्वजनिक जिम्मेदारी दी गई हो कि फला व्यक्ति एनजीओ संस्था आपको सार्वजनिक जिम्मेदारी दी गई है तो आप उनके विरुद्ध जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में क्वेश्चन यहीं से फंसाता है, इसलिए मैं आपको बार बार इंगित कर रहा हूँ, इसी पॉइंट को ध्यान में पढ़िएगा। कब लागू होता है, किसके विरुद्ध लागू होता है, मैंने समझा दिया। अब किसके विरुद्ध नहीं लागू होता है ये देखिए, निजी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं लागू होगा। इकाई, एनजीओ, संगठन, मैंने आपको यहाँ बताया जब उन्हें सार्वजनिक कार्य दिया गया हो तभी व्यक्ति, एनजीओ, संगठन के विरुद्ध लागू होगा, नहीं तो लागू नहीं होगा। और गैर संवैधानिक विभाग, जो विभाग गैर संवैधानिक हो, संविधान से न जुड़ा हो, गैर संवैधानिक हो, वहाँ भी नहीं लागू होगा। और राष्ट्रपति, राज्यपाल के विरुद्ध नहीं लागू होगा। ये भी आप ध्यान से देखिएगा, नहीं यहाँ भी क्वेश्चन फंसाता है। अब हम तीसरा आदेश पढ़ेंगे। पहला हो गया बंधी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा पढ़ेंगे। अब हम रिट नंबर 3, 4 और 5 के बारे में पढ़ेंगे। रिट नंबर 3 है प्रतिषेध। रिट नंबर 3 क्या है? प्रतिषेध। और रिट नंबर 4 है उत्प्रेषण, और रिट नंबर 5 है अधिकार परीक्षा। अब हम प्रतिषेध, उत्प्रेषण, रिट नंबर 3 और 4, प्रतिषेध और उत्प्रेषण को कंपैरेटिव साथ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों का जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है, एक दूसरे से रिलेटिव है। इसलिए हम क्या करेंगे, उनमें समानता भी काफ़ी पाई जाती है, असमानता कम पाई जाती है, इसलिए उनका हम कंपैरेटिव अध्ययन करेंगे। दोनों का अर्थ होता है रोकना, प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों का ही होता है, मेन अर्थ होता है रोकना होता है। इससे पहले भी हम यह जानेंगे कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों क्या होती है, न्यायिक संस्था से संबंधित होती हैं, केवल न्यायिक संस्था से संबंधित होती हैं। लोक अधिकारी, सार्वजनिक, ऐसे कुछ मामलों से इनका क्या होता है, संबंध बहुत कम होता है। ये क्या होता है, ये न्यायिक संस्था से जुड़ी होती हैं। दोनों रूट क्या होती हैं, ये न्यायिक संस्था से जुड़ी होती हैं, न्यायिक संस्था से जुड़ी होती हैं। इनका जो रिलेशन क्या होता है, न्यायिक संस्था से होता है, दोनों का। अब प्रतिषेध का भी मतलब होता है, क्या होता है, रोकना। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, रोकना। प्रतिषेध का मीनिंग क्या होता है, रोकना। प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना। उत्प्रेषण का भी अर्थ होता है रोकना। उत्प्रेषण का भी अर्थ होता है रोकना, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है। रोकना और प्लस उस कार्य को करने के लिए आगे आदेशित करना, प्लस जो काम होता है रोकना होता है, रोक करके क्या करना, आगे आदेशित करना, आगे फॉरवर्ड करना, आगे आदेशित करना, मतलब किसी को करने के लिए निर्देश देना। जैसे बड़े लोग होते नहीं है, परिवार का एग्जांपल लीजिए आप। जैसे परिवार का कोई गार्जियन होता है, मान लीजिए गार्जियन हुआ, उसके 2 बच्चे हुए, कोई बच्चा गलत कार्य कर रहा है या वह उस कार्य को नहीं कर पा रहा, उसके लिए कठिन है, या अपनी क्षमता से बाहर का कार्य कर रहा है, उसे रोकता है गार्जियन, आप रहने दीजिए, आपके बस की बात नहीं है, फला कर लेंगे। तो सेम टू सेम कंडीशन ऐसे ही है। अब हम देखते हैं प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों क्या है, न्यायिक संस्था से संबंधित है। न्यायिक संस्था में क्या होता है, अब क्या होता है, हमारे कई प्रकार के ऑफेंस होते हैं, विवाद होते हैं, अपराध होते हैं,
क्या होते हैं, कई प्रकार के, जैसे जमीन का भी मामला होता है तब भी मामला हमारा फंसता है। तो पक्ष और विपक्ष के लोग दोनों कोर्ट में जाते हैं। और फौजदारी संबंधी हुआ, जैसे झगड़ा लड़ाई, इससे भी संबंधित जो होता है वो हम जाते हैं। एक्सीडेंटल केस में भी हम जाते हैं। कोई भी मामला जब हमारा फंसता है किसी भी प्रकार का हो तो क्या होता है, हम कोर्ट जाते हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों जाते हैं। मान लीजिए एक पक्ष जाना चाहता है, एक पक्ष नहीं जाना चाहता है, तो एक पक्ष जाएगा तो दूसरे को ऑटोमेटिक जाना पड़ेगा। दोनों को जाना ही पड़ेगा, अर्थात लड़ना ही पड़ेगा। तो वहीं उसी स्थान पर इनका प्रयोग होता है, उसी स्थान पर इनका प्रयोग होता है। मान लीजिए जैसे कोई जमीन का मामला हुआ, कोई क्या हुआ, जमीन का मैटर हुआ, और हम दोनों पक्ष और विपक्ष के बीच में उसका विवाद चल रहा है। पक्ष और विपक्ष के बीच में किसी लोअर कोर्ट में, जिला अदालत या कहीं क्या हुआ है, उसका मैटर चल रहा है। तो उसी संदर्भ में देखिए आगे इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। अब ध्यान दीजिए, अब जैसे मैटर चल रहा है दोनों का, हम पक्ष हैं, हमारे विपक्ष का मैटर चल रहा है। हम स्वयं लड़ते नहीं हैं, माध्यम से लड़ते हैं। क्या होते हैं, एडवोकेट, वकील जो होते हैं उन्हीं के मीडिएटर होते हैं, जज और अपना उसके बीच में, पक्ष विपक्ष के बीच में दोनों तरफ के वकील होते हैं। क्या होते हैं, उसको मुकदमे को आगे बढ़ाते हैं, लड़ते हैं, जज के सामने बहस करते हैं। हम डायरेक्ट भी बहस कर सकते हैं, लेकिन माध्यम क्या होता है, वकील का भी होता है। परमिशन लेकर होना हम बहस कर सकते हैं, वैसे अलाउड नहीं है। तो प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, रोकना। तो जब हमें यह लगता है कि जो हमारी कोर्ट है, जहाँ कोर्ट चल रहा है, जहाँ हमारा मुकदमा चल रहा है, जो हमारा मैटर देख रहा है, जो कोर्ट देख रहे, जो जज या कोर्ट देख रहा है, वो क्या करता है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहा है। जो यह काम कर रहा है उचित नहीं कर रहा है। जो भी हमारे निर्णय में होना चाहिए, हम लोगों के पक्ष में होना चाहिए, नहीं कर रहा है। और वकील हम देखते हैं प्रायः, नेट में देखिए आप, यूट्यूब पर वगैरह पर देखिए कि वकील और जज में कभी कभी बहस हो जाता है। प्रायः देखते हैं वकील और जज में क्या होता है, बहस हो जाता है। बहस क्यों होता है, जब वो वकील कहता है, पक्ष और विपक्ष वहाँ होते हैं, कहता है कि यह क्या है, जो मामला है आपके अंदर का यही मामला है, इसके बाहर आप निर्णय नहीं दे सकते। तो जज उस वकील को डांटता है। बहुत बार हम विवाद देखते हैं, बहुत गहरा विवाद होता है। तो क्या होता है, जब वह उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर होता है, या वो लगता है कि इसमें जो निर्णय होना चाहिए वो नहीं होता है, तब मुवक्किल और वकील क्या होते हैं, दोनों मिल करके अपने हाई कोर्ट में जाते हैं। जो लोअर कोर्ट होता है अपने से अपर कोर्ट में जाते हैं। मान लीजिए जिले में चल रहा होता है तो क्या होते हैं, हम हाई कोर्ट में जाते हैं, प्रदेश लेवल की कोर्ट में जाते हैं। तो वहाँ क्या करते हैं, प्रदेश लेवल की कोर्ट में जाते हैं और जो रिट दायर करते हैं, वहाँ जब जाते हैं जो रिट दायर करते हैं उसी को क्या कहते हैं, प्रतिषेध कहते हैं। उसी के क्या होते हैं, प्रतिषेध कहते हैं। प्रतिषेध रोक करके ही जो रिट दायर किया जाता है, जज जो आदेश देता है, क्या देता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिषेध कहते हैं। प्रतिषेध कहते हैं। तो प्रतिषेध जो होता है किसके विरुद्ध, किसके खिलाफ, ध्यान दीजिए, प्रतिषेध जो होता है किसके खिलाफ लागू होता है, निम्नतर न्यायिक संस्था। किसके खिलाफ होता है, निम्नतर न्यायिक संस्था, निम्नतर न्यायिक संस्था के विरुद्ध और अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध। निम्नतर और अर्ध दोनों के विरुद्ध लागू होता है। और कब लागू होता है, ध्यान दीजिए, कब लागू होता है ये भी ध्यान दीजिए। कब लागू होता है, जब अपने अधिकार क्षेत्र का
उल्लंघन करते हैं, अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करते हैं। मैंने आपको बताया, इसके पहले भी बताया, क्या बताया कि जब न्यायिक संस्थाएं, निम्नतर न्यायिक संस्था या अर्ध न्यायिक संस्था, जहां हमारा मुकदमा चलता रहता है, मैटर देखा जाता है, तो कब लगेगा, जब वो अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर काम करती हैं, अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करती हैं, अर्थात अधिकार क्षेत्र का बाहर कार्य करती हैं, तो क्या होता है, हम अपने से हाई कोर्ट में जाते हैं और रिट दायर करते हैं। कोर्ट जो होता है प्रतिषेध के रूप में वो क्या करता है, रिट जारी करता है और इनको रोक देता है, और इनको क्या करता है, रोक देता है। अब हम उत्प्रेषण देखते हैं, तब दोनों में कंपेयर करेंगे। उत्प्रेषण का भी अर्थ होता है रोकना, उत्प्रेषण का भी अर्थ होता है रोकना। यह भी सेम कंडीशन है, किसके खिलाफ लागू होगा, इन्हीं दोनों के खिलाफ, निम्नतर न्यायिक संस्था, अर्ध न्यायिक संस्था, इनके खिलाफ लागू होगा। कब लागू होगा, सेम कंडीशन है यही, जब अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करते हैं। सेम टू सेम कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, दोनों में समानता पर। प्रतिषेध उत्प्रेषण दोनों क्या होते हैं, किसके खिलाफ लागू होते हैं, निम्नतर न्यायिक संस्था, अर्ध न्यायिक संस्था। कब लागू होते हैं, जब अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करते हैं। अब देखिए इनमें अंतर क्या होता है। प्रतिषेध तब लागू होता है, अंतर क्या है, यह तब लागू होता है जब हमारा मुकदमा क्या होता है, ट्रायल में चल रहा होता है, अर्थात कंटिन्यूअस होता है। हमारा मैटर या मुकदमा कह लीजिए या मामला कह लीजिए, जो भी होता है, या केस कह लीजिए, जो भी आप कहिए, कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस मतलब लगातार चल रहा होता है, वर्तमान में लगातार चल रहा होता है, चल रहा होता है, या उस कंडीशन में रोका जाता है जब हमें लगता है कि हमारे क्या है, पक्ष में नहीं जा रहा है। जो जज निर्णय तारीख पर तारीख पढ़ते हैं, मालूम पड़ता है, वकील बता देता है, और वकील और वकील दोनों सलाह करके ही जाते हैं वहाँ अपर कोर्ट में। तो क्या होता है, जब चल रहा होता है मुकदमा, क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, चल रहा होता है, तो यह रोक देता है। बीच में ही हम जाते हैं अपर कोर्ट में, प्रतिषेध रिट दायर होता है, प्रतिषेध के माध्यम से क्या होता है, रोक देता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जब निर्णय हो गया होता है हमारा, जैसे जो मैटर होता है, जब निर्णय हो जाता है, अर्थात वो अपना डिसीजन जज सुना देता है, तब हमें लगता है कि नहीं, है इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह क्या होता है, यहाँ क्या उत्प्रेषण में क्या होता है, उत्प्रेषण में यहाँ क्या होता है, यहाँ जब निर्णय हो गया होता है, निर्णय हो गया हो, मुकदमा के बारे में जो निर्णय होता है हो गया हो, तब क्या होता है, वहाँ उत्प्रेषण लगता है। और इतना ही नहीं रोक लगता है, और क्या करता है, आगे आदेशित करता है। ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने प्लस लिखा है, आगे क्या करता है, आदेशित करता है। कोर्ट रोकता है, निर्णय हो गया तो क्या होता है, रोकता है, और क्या करता है, प्लस अपर कोर्ट को या सक्षम न्यायालय को हैंड ओवर कर देता है। हैंड ओवर का मतलब आप इस निर्णय को किसी सक्षम न्यायालय को कहता है कि आप इस निर्णय को देखिए, अर्थात इस निर्णय को, इस जो मामला है इसका समाधान कीजिए, इस मामले को समाधान करिए, आप समाधान करिए। कोर्ट को आदेशित भी कर देता है, किसी न किसी कोर्ट को जिसको समझता है, और वो कोर्ट क्या निर्णय क्या होता है, निरस्त होता है, निरस्त हो जाता है, और फिर उस सक्षम न्यायालय में जा कर के पक्ष और विपक्ष दोनों जाते हैं और वहाँ उसका निर्णय होता है, फिर से प्रोग्राम चलता है। और यहाँ भी यही कंडीशन होती है, रोक दिया जाता है, कंटिन्यूअस रहता है,
रोक दिया जाता है और सक्षम न्यायालय को यहाँ भी प्रेषित कर दिया जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ रोक दिया जाता है, यहाँ दोनों कंडीशन हो सकता है। क्या हो सकता है? एक तो किसी कोर्ट, दूसरे कोर्ट को किसी सक्षम न्यायालय को दे दिया जाएगा, किसी सक्षम न्यायालय को दे दिया जाता है, किसी सक्षम न्यायालय को दे देगा। और उसके अलावा क्या विकल्प हो सकता है? इसके अलावा यह भी विकल्प हो सकता है कि अपर कोर्ट इनको कहेगा आप ऐसा करेंगे नहीं, आपकी लिमिट यही है। अपर कोर्ट इनको क्या करेगा? इनकी सीमा बता देगा। अपर कोर्ट इनको इनकी सीमा याद दिला देगा, सीमा याद दिला देगा। अपर कोर्ट इनको क्या करेगा? इनकी सीमा याद दिला देगा कि आपकी सीमा यही है, आपकी लिमिट यही है, तो आप इसी लिमिट में रहिए। इस प्रकार क्या हमने प्रतिषेध और उत्प्रेषण को पढ़ा है, अच्छे से पढ़ लिया है। इसके बाद अगली रिट क्या है? रिट नंबर 5 क्या है? अधिकार परीक्षा। क्या है? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा जो होता है किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध हो, यह लगता है लोक अधिकारी के विरुद्ध, लोक अधिकारी के विरुद्ध, के विरुद्ध। जैसे कोई लोक अधिकारी हुआ, अपना निर्णय दिया, जो निर्णय दिया वो अपने अधिकार के बाहर दे दिया। क्या दिया? जो भी निर्णय दिया वो अपने अधिकार के बाहर दे दिया, अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर, अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर दिया। जो निर्णय दिया, क्या दिया? लोक अधिकारी के विरुद्ध लागू होता है, और अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर क्या दिया? निर्णय दिया, निर्णय दिया। तो यहाँ हम क्या जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं और रिट दायर करते हैं। इसी रिट के अंतर्गत, अधिकार परीक्षा के अंतर्गत क्या होता है? रिट दायर होता है और कोर्ट उनसे क्या कहता है? उनसे पूछता है आप किस अधिकार के अंतर्गत आपने इस निर्णय को दिया, या तो आपके अधिकार के क्षेत्र में था ही नहीं। तो क्या होता है? उस अधिकारी की जांच होती है, जांच होती है। जांच क्या होती है? उसका सब तो ट्रेनिंग के तहत या समय समय पर जो ट्रेनिंग होती है उसके अधिकार क्षेत्र के पॉइंट टू पॉइंट व्यू रखा जाता है। तो कोर्ट में बुलाया जाता है, उससे कहा जाता है जिस पद पर आप नियुक्त हैं आपके फला फला पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 करके पूरा वहाँ ब्यौरा खोला जाता है। जो आपने कार्य किया है उसके विषय में, उसका एरिया तो है ही नहीं, आपने ऐसा कैसे कर दिया, आपको जानकारी नहीं थी, पूछा जाता है, या आपने जानबूझ करके गलत किया। उसी हिसाब से उस अधिकारी के विरुद्ध कोर्ट क्या होता है? एक्शन लेता है, जो भी एक्शन हो लेता है। तो अधिकार परीक्षा किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध क्या होता है? दायर किया जाता है। इस प्रकार मैंने 5 रिटों का एकदम गहन अध्ययन किया। आशा करते हैं कि आपको 5 रिटें वीडियो को रोक रोक करके बार बार देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा।